To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स। तो आपका जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके सारे वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने अपने ब्लॉग पर माइक्रो प्रोसेसर के PDF नोट्स अपलोड किए हैं। तो ब्लॉग की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख के वो PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हैं। इसमें काफ़ी कुछ डेरिवेशन हैं, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं इसमें आपको बताते जाऊंगा। डेरिवेशंस हमारे यूज की इसमें नहीं है, क्योंकि गेट के एग्जाम में या अदर एग्जाम में आपके केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्नेल्स लॉ, आप सभी लोग जानते होंगे स्नेल लॉ क्या होता है। सभी ने 12th क्लास में या कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। स्नेल लॉ में आपका क्या होता है, यहाँ पर एक मीडियम होता है, मान के चलिए एयर है आपकी, और यहाँ पर हो गया आपका वाटर या कोई अदर मीडियम, गिलास हो गया। यहाँ से आपकी एक अनपोलराइज्ड वेव यहाँ पर इंसिडेंट होगी, जो कि एंगल होगा आपका थीटा आई। यहाँ से इसका कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जिसका एंगल हो जाएगा थीटा आर, और कुछ पार्ट इसका यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्नेल लॉ। स्नेल लॉ में जो एक रिलेशन होता है इसका, वो होता है आपका N1 साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू N2 साइन थीटा आर। यहाँ पर जो N1 और N2 है वो मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें आपको इतना डिटेल से इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता था क्रिटिकल एंगल का, जो कि साइन थीटा सी से हम इसको डिनोट करते हैं। क्रिटिकल एंगल आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1। साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 2 है आपकी मीडियम 2 की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन 1 है आपकी फर्स्ट मीडियम की परमिटिविटी। तो क्रिटिकल एंगल इसमें ये होता है कि जब आपने यहाँ पर कोई वेव इंसिडेंट कर रही है और ये दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट ना हो, इसी मीडियम में वापस आ जाए, और यहाँ पर एंगल हो उसका 90 डिग्री, मतलब दूसरे मीडियम में आपकी जो वेव है ये प्रोपोगेट नहीं हो रही है। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो साइन थीटा आर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा आई। अब यहाँ पर जो थीटा आई एंगल होगा, जो ये वाला एंगल पर्टिकुलर होगा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और थीटा सी से इसको डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा सी हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। तो क्रिटिकल एंगल की ये कंडीशन होती है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर आपकी वेव यहाँ पर इंसिडेंट करती है और दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट ना होकर उसी मीडियम में ट्रांसमिट होने लगती है। इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये तो हुई आपकी स्नेल्स लॉ से रिलेटेड बात। अब हम इसमें बात करते हैं पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कितने टाइप के पोलराइजेशन होते हैं, क्या कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं। तो इसमें हम एक बार फिर पोलराइजेशन का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। पोलराइजेशन में सबसे पहले हमने देखा था लीनियर पोलराइजेशन, जिसके अंदर आपका दो टाइप का था, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन और वर्टिकल पोलराइजेशन। तो जो आपका सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन था उसको हम डिनोट करते हैं एस से, और दूसरा जो वर्टिकल पोलराइजेशन था उसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो इसमें एक कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर जो आपकी वेव होगी, जो इंसिडेंट वेव होगी, ये किसी मीडियम की बाउंड्री पर दो टाइप से इंसिडेंट कर सकती है। एक तो इंक्लाइंड इंसिडेंस होगी और दूसरी नॉर्मल इंसिडेंट होगी। तो ये मान के चलिए पहले इंक्लाइंड इंसिडेंट हो रही है इसमें। तो ये हम मान के चलते हैं पहले इंक्लाइंड इंसिडेंट हो रही है किसी बाउंड्री पर। ये आपकी वेव यहाँ पर आ रही है, और इसमें हम मान के चलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, आपकी डायरेक्शन में होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 90 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में होगी। तो जो ये सरफेस पोलराइजेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ये सरफेस है, इसके पैरेलल है। तो ये हो जाएगी आपकी एस पोलराइज वेव। दूसरा इसमें होगा वेव आपकी इंक्लाइंड इंसिडेंट होगी मीडियम पर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी आपकी
परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे आपकी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होगी आपकी वर्टिकल पोलराइज्ड, ये हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड और ये वर्टिकल पोलराइज्ड। ये तो हुई आपकी दो केस जब आपकी वेव इंक्लाइंड इंसिडेंट हो रही है किसी मीडियम पर। अब मान के चलिए आपकी वेव नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पर हो रही है, ये आपकी वेव है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो आउटवर्ड है, आपकी डायरेक्शन में है, उसको हमने ई से डिनोट किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि ई और एच दोनों फील्ड लाइंस जो हैं वो सरफेस के पैरेलल हैं। इसमें दूसरा केस ये भी पॉसिबल हो सकता है, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपकी डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में भी जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो दोनों सरफेस के पैरेलल हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंट, और इन दोनों केस को बोलते हैं इंक्लाइंड इंसिडेंस। तो इसमें एक कंडीशन और होती है, जो आपका नॉर्मल इंसिडेंट होता है वो केवल वैलिड होता है एस पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं वो किसी भी कंडीशन में पैरेलल हैं सरफेस के। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस केवल पॉसिबल होगा आपका एस पोलराइज्ड वेव के लिए, ये पी पोलराइज्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन इसमें आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रूस्टर एंगल का। ब्रूस्टर एंगल आपका क्या होता है? ब्रूस्टर एंगल एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जो केवल पी पोलराइजेशन के लिए वैलिड होती है, केवल पी पोलराइजेशन के लिए ये वैलिड होती है और एफ पोलराइजेशन के लिए वैलिड नहीं है। मान के चलिए यहाँ पर आपकी कोई वेव यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा बी, जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल पर अगर आपकी वेव यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है तो इसमें जो आपकी वेव होगी वो पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी इस मीडियम में, पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी वेव आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलते हैं थीटा बी, और ये केवल वैलिड है आपका पी पोलराइजेशन के लिए। यहाँ पर आपकी कोई वेव आएगी, अगर वो थीटा बी एंगल पर, जो कि ब्रूस्टर एंगल है, ब्रूस्टर एंगल पर अगर यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो जो पी पोलराइज्ड वेव है उसको कंप्लीटली ट्रांसमिट कर देगी, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस एंगल को हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, और ब्रूस्टर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। ये इसके जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन हमें उस डेरिवेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, केवल इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। ये हुआ आपका ब्रूस्टर एंगल। तो हमने देखा था साइन थीटा सी जो होता था स्नेल्स लॉ में, ये होता था आपका क्रिटिकल एंगल, ये भी एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 है, और ये है आपका ब्रूस्टर एंगल। तो इन दोनों के बीच की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये केवल पी पोलराइज या केवल एस पोलराइज वेव के लिए है, ये सभी वेव्स के लिए एग्जिस्ट करता है, जो कि क्रिटिकल एंगल होता है, और जो ब्रूस्टर एंगल होता है ये केवल आपका पी पोलराइजेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये हुआ इनमें बेसिक डिफरेंस। और एक बात और है, क्रिटिकल एंगल में मान के चलिए ये जो आपका एंगल है वो थीटा सी एंगल है, अगर हम इस एंगल की वैल्यू आपकी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो आपकी जो वेव होगी वो, अगर हम क्रिटिकल एंगल कर रहे हैं तो वेव आपकी इस टाइप से यहाँ जा रही थी, लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वेव आपकी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। लेकिन ब्रूस्टर एंगल में आपका क्या है, आपकी जो पी पोलराइज्ड वेव है वो दूसरे मीडियम में तभी पास होगी जब पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर थीटा बी होगा। तो ये जो कंडीशन वैलिड होती है वो पर्टिकुलर एंगल थीटा बी के लिए ही वैलिड होती है, उससे कम या उसके ज़्यादा के लिए ये वैलिड नहीं होगी। तो ये हुआ आपका ब्रूस्टर एंगल और क्रिटिकल एंगल। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, आपकी वेव मान के चलिए इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पर मान के चलिए सर्कुलर पोलराइज्ड आपकी वेव है। तो जो सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होती हैं या एलिप्टिकल वेव होती हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल वेव्स भी होगी और वर्टिकल वेव्स भी होगी। एलिप्टिकल में भी आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और वर्टिकल होगी, लेकिन सर्कुलर में एक प्रॉपर्टी थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था। मान के चलिए एस का एम्पलीट्यूड 100 है तो पी का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर 100 होगा।
लेकिन एलिप्टिकल के लिए आपका क्या था, या तो हॉरिजॉन्टल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा या वर्टिकल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। मान के चलिए अगर ये आपकी 55 है हॉरिजॉन्टल का एम्पलीट्यूड, तो वर्टिकल का 45 हो जाएगा। और अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। एलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने डिस्कस की थी। मान के चलिए यहाँ पर कोई सर्कुलर पोलराइज्ड वेव है आपकी, जिसके कंपोनेंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल वेव्स भी होगी और उसमें वर्टिकल भी होगी। इन दोनों के एम्पलीट्यूड हम एज्यूम करते हैं इसका 100 है और इसका 100 है। ये यहाँ पर ये वेव यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है और कुछ पार्ट इसका यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। 100 और 100 एम्पलीट्यूड की वेव जब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो कुछ इसमें लॉस्ट हो जाएगा। मान के चलिए S और P यहाँ पर वेव होगी और S और P आपकी यहाँ पर होगी। तो S का जो एम्पलीट्यूड है वो 55 हो जाएगा और P का मान के चलिए 45 हो गया। तो दूसरे मीडियम में S का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 45 और P का जो दूसरे मीडियम में एम्पलीट्यूड होगा वो 55। तो यहाँ पर आप टोटल देखेंगे तो 45 प्लस 55 टोटल 100 था और P के लिए देखेंगे तो 45 प्लस 55 टोटल 100 था। तो टोटल जो एम्पलीट्यूड था वो यहाँ पर कुछ लॉस्ट हो गए, रिफ्रैक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो वेव ट्रांसमिट होगी वो हो जाएगी आपकी एलिप्टिकली पोलराइज्ड और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो भी हो जाएगी आपकी एलिप्टिकल पोलराइज्ड। तो वेव आपकी सर्कुलर पोलराइज्ड थी, इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्टेड वेव आपकी एलिप्टिकल पोलराइज्ड में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर भी एलिप्टिकल पोलराइज्ड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर एक कंडीशन और हम देख सकते हैं। यहाँ पर मान के चलिए ये आपकी एक वेव है सर्कुलर पोलराइज्ड, यहाँ पर आपकी कोई वेव है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये यहाँ पर ब्रूस्टर एंगल से इंसिडेंट करती है, ब्रूस्टर एंगल पर यहाँ से इंसिडेंट किया। तो ब्रूस्टर एंगल आपका केवल पी पोलराइजेशन वेव के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या करेगा, जो पी पोलराइजेशन की वेव होगी, मान के चलिए इसका एम्पलीट्यूड 100 है और एस का एम्पलीट्यूड भी 100 है, तो ये क्या करेगी, पी के जो एम्पलीट्यूड है उसको पूरा ट्रांसमिट कर देगी। यहाँ पर भी एस और पी वेव होगी, कुछ वेव आपकी रिफ्लेक्ट होगी वो भी एस और पी होगी। तो ब्रूस्टर एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है वो केवल पी पोलराइजेशन के लिए एग्जिस्ट करती है। तो पी को ये पूरा पास कर देगा, कंप्लीट ट्रांसमिशन, नो रिफ्लेक्शन। तो पी का एम्पलीट्यूड 100 उसने यहाँ पर पास कर दिया और एस का मान के चलिए 55 उसने यहाँ पर ट्रांसमिट किया। तो एस का जो एम्पलीट्यूड बचा रिफ्लेक्टेड वेव में वो 45 और पी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेव थी वो थी सर्कुलर पोलराइज्ड। अब यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड देख सकते हैं वो वेव हो जाएगी आपकी एलिप्टिकल पोलराइज्ड और यहाँ पर जो आपकी वेव होगी इसमें आपका पी कंपोनेंट नहीं है, पी कंपोनेंट 0 है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो केवल आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये वेव हो जाएगी आपकी लीनियरली पोलराइज्ड वेव। तो इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन गिवन है आपको, अ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन वेव इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द नॉर्मल ऑन एन एयर डाइलेक्ट्रिक सरफेस। इफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज लीनियरली पोलराइज्ड द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। तो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है दूसरे मीडियम के लिए। तो आपको सबसे पहले गिवन है अ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन वेव इज इंसिडेंट। यहाँ पे जो वेव इंसिडेंट हो रही है वो राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव है। तो इसमें जो आपके कंपोनेंट होंगे वो एस कंपोनेंट होगा और पी कंपोनेंट भी होगा। ये इंसिडेंट एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री टू द नॉर्मल ऑन एन एयर डाइलेक्ट्रिक सरफेस। इफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज लीनियरली पोलराइज्ड, जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये लीनियरली पोलराइज्ड है। तो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है आपको मीडियम 2 का। तो जब यहाँ पर सर्कुलर पोलराइज्ड वेव आपकी यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है और दूसरे मीडियम में आपकी लीनियर पोलराइज्ड मिल रहा है, तो 100 और 100 इनका एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर ये वेव आपकी इंसिडेंट हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव आपकी लीनियर पोलराइज्ड कब होगी, जब आपकी या तो एस वेव पास हो जाए पूरी या पी वेव दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रूस्टर एंगल के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं ब्रूस्टर एंगल क्या करता है, पी पोलराइज्ड वेव को कंप्लीटली पास कर देगा और एस पोलराइजेशन के कुछ पार्ट को पास कर देगा। तो एस पोलराइज्ड वेव में मान के चलिए 55 एम्पलीट्यूड उसने ट्रांसमिट किया और पी का पूरा 100 ट्रांसमिट कर दिया।
तो यहाँ पर जो एस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बचेगा आपका 45 और जो पी का एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका 0। तो ये जो आपकी वेव होगी रिफ्लेक्टेड वो होगी लीनियरली पोलराइज्ड। तो यहाँ पर आप सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा बी आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है ये हो जाएगा आपका ब्रूस्टर एंगल। तो tan 60 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √3 इक्वल्स टू रूट एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। तो यहाँ पर दोनों साइड का रूट आप हटा देंगे तो एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो एप्सिलॉन 2 जो कि दूसरे मीडियम का रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एन एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट द ब्रूस्टर एंगल द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी। आपको यहाँ पर सीधे सीधे गिवन है एक वेव है जो कि ब्रूस्टर एंगल पर यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, थीटा बी एंगल हो जाएगा। ये वेव आपकी क्या है, इलेप्टिकली पोलराइज्ड वेव है। तो इलेप्टिकली पोलराइज्ड वेव के जो कंपोनेंट होंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ पर जब थीटा बी एंगल है तो ये पी वेव को यहाँ पे से सीधा सीधा ट्रांसमिट कर देगा। तो पी का एम्पलीट्यूड यहाँ पर 100 हो जाएगा और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसमें पी का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ये केवल एस होगी जो कि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है। तो इसमें पूछा क्या गया है, द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो आपकी लीनियरली पोलराइज्ड होगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसमिशन लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।